नमस्कार। आज की इस वीडियो हमसे शुरू करेंगे महासागर एवं खाद्य संसाधन। पिछले वीडियो में हमने आपको महासागरीय संसाधनों के विषय में बताया था, जिसमें सबसे पहले हमने लिया था महासागरों में पाए जाने वाले खनिज, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारे लिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। आज हम कहेंगे कि महासागर मनुष्य के लिए एक खाद्यान्न प्रदान संसाधन भी है। खाद्यान्न इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मछली है वो मनुष्य के लिए शुरू से ही मुख्य प्रोटीन का स्रोत भी रही है और खाद्यान्नों में मुख्य खाद्य के रूप में भी एक मुख्य भूमिका इसने निभाई है। तो मनुष्य ने शुरू से ही भोजन प्राप्त करने के लिए, जब उसके पास खेती नहीं थी, तो उसने समुद्रों की तरफ अपना मुख्य रुख किया और वहाँ से उसने अपने लिए मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की स्थापना की। तो इसको हम बोलते हैं समुद्री कृषि। मत्स्य पालन क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? समुद्री कृषि। और इस एक्वाकल्चर, तो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र क्या चीज़ है और इनका हम किस तरीके से मछली पालन क्षेत्र में उपयोग करते हैं। महासागर में अनेक प्रकार के जीव एवं वनस्पति पाई जाती, ये हमें पता है, और इनका प्रयोग मनुष्य अपने भोजन के रूप में करता है। हम मछली की ही बात नहीं करते, बल्कि अन्य और भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो केकड़े हों, चाहे कुछ और समुद्री जीव हों, जिनको कि मनुष्य ने शुरू से अपने भोजन के रूप में उपयोग किया है। तो अनुमान माना जाता है कि करीबन 1,40,000 प्रकार की जीव महासागरीय जल में रहते हैं। और विश्व में जनसंख्या विस्फोट तीव्र गति से हुआ। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की कमी आने लगी, तो मनुष्य ने अपनी सीमाओं को लांघते हुए महासागरीय खाद्य संसाधनों को महत्व देना शुरू कर दिया और दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। समुद्र से प्राप्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण भोजन है मछली। अब इस मछली समुद्री जल में करीबन 30,000 से भी अधिक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं और उनमें से कुछ ही खाने योग्य हैं। अधिक महत्वपूर्ण मछलियों में जो मुख्य मछलियाँ खाने योग्य है, उसमें हैरिंग, कॉड, सार्डिन, साल्मन, टूना और मैक्रेल है। ये इसमें मुख्य रूप से शामिल करी जाती है। अच्छा, मछली के ऊपर भी आपके बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। उसके लिए बहुत सारे प्राकृतिक कारण इसके लिए उत्तरदायी रहते हैं। अच्छा, प्रतिवर्ष 7 से लेकर 8 करोड़ टन मछली समुद्र से पकड़ी जाती है और जिसका कि 90 से 95% भाग हम किसके लिए यूज़ करते हैं? भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मछली मनुष्य के भोजन के कुल प्रोटीन का करीबन 10% भाग प्रदान करती है। मत्स्य ग्रहण मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है और बहुत पहले से ही मछली को भोजन के रूप में प्रयोग करता आया है। आधुनिक युग में मछली पकड़ने के नए नए उपकरण आए और नई टेक्नोलॉजी ने इस व्यवसाय को बहुत अधिक बढ़ाया। किसी टाइम पर मत्स्य व्यवसाय प्राथमिक व्यवसायों में आता था, परंतु जापान, चीन और यूरोप और अमेरिका ने इसको तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि अब ये मछली पकड़ने का कार्य टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत अधिक, या टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत अधिक उपयोग किया जाने लगा। अधिकांश मछलियाँ महाद्वीपीय मग्न तटों पर लगभग 100 फैथम की गहराई तक ही मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके ब्रीडिंग के लिए और इसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। विश्व में जो मुख्य मत्स्य क्षेत्र हैं वो आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जीके का क्वेश्चन है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि मध्य अक्षांशीय भागों में है। क्या है मध्य अक्षांशीय भागों में? क्योंकि एक तो यहाँ पर तापमान नॉर्मल रहता है, मछलियों के प्रजनन के लिए रहता है। दूसरा, यहाँ पर दोनों धाराएं आके मिलती हैं, गर्म और ठंडी जलधारा, और उन स्थानों पर इनके जो मछलियों का भोजन होता है प्लैंकटन, वो बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसको खा के कि मछली बहुत अधिक फ्लैशी या मांस वाली हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़। दूसरा क्या है कि टेम्परेचर कम रहता है, तो नेचुरल कूलिंग की इनको व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो मुख्य क्षेत्र आप देखिएगा कौन कौन से इसमें: उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी अंध महासागरीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अंध
उत्तर पूर्वी अंध महासागरीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो सारी की सारी मछलियाँ क्या पाई जाती, मध्य अक्षांशों के मध्य ही ये पाई जाती है। अच्छा, इसमें मछली के अतिरिक्त जैसे लॉबस्टर, मोलस्क, स्काईवर्ड, क्रस्टेशियन, शुक्ति, ऑयस्टर जिसको कहते हैं, ये भी मनुष्य अपने शुरू से भोजन के रूप में प्रयोग करता आ रहा है। अच्छा, समुद्री जीवों में केवल खाने के अलावा इससे तेल निकाला जाता है, चमड़ा बनता है, पशुओं के लिए चारा बनता है और मछलियों के लिए भी इसी के जो वेस्ट पार्टिकल होता है उसको दोबारा समुद्र में डाल दिया जाता है, जिससे कि मछलियाँ इसको खाती हैं। जापान में तो क्या होता है कि जो मछलियाँ पालन के लिए जो गेहूँ होता है वो आयात करके, या जो भी दाना होता है वो आयात करके मंगवाया जाता है और उसको समुद्रों में डाला जाता है। तो हम ये मानते हैं कि इन्हें जो अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती है, इन्हें हम किससे लेते हैं, व्हेल, सील, समुद्री गाय, मैनेटी, इन समुद्री जीव और पौधों में से भी औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। समुद्री जीवों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके प्रजनन, ब्रीडिंग की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मछली एक समय में हजारों अंडे देती हैं। इनमें बड़ी मात्रा में इनका प्रयोग करने में सहायता मिलती है। कुछ लोग तो इसे असमाप्य संसाधन मानते हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में यह मान्यता है कि यह क्या है, ब्रीडिंग प्रोसेस है। इस कारण कुछ विशेष प्रकार की मछलियों का निश्चित सीमा से अधिक पकड़ा जाना इसके पीछे कारण है कि ये भाई ख़त्म हो सकता है। और विश्व में अधिक से अधिक 20 करोड़ टन मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। यदि हमने इस सीमा से अधिक मछलियाँ पकड़ी तो यह संसाधन भी क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। समुद्री जल के प्रदूषण से भी बड़ी मात्रा में मछलियों का ह्रास होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम ये मान सकते हैं कि जो मछली एक जैविक संसाधन है जिसको कि लंबे समय तक रहना है, परंतु मानव की अत्यधिक क्रियाविधि के कारण या मनुष्य की अत्यधिक लालसा के कारण या उसके लालच के कारण ये जो जैविक संसाधन है वो भी समाप्त प्राय हो सकता है अगर हमने इसके मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये भी है कि आप मत्स्य उत्पादन पर एक अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है और हर बार ये आपके कोर्स में भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। अब बात आती है हमारे कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा मछलियों के लिए। तो हम ये मानते हैं कि अमूल्य महासागरीय संसाधन है और उसे हमें संरक्षित करना है, इसलिए अत्यधिक मत्स्याखेट तथा समुद्री जल के प्रदूषण पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम समुद्री कृषि एक्वाकल्चर की। समुद्री कृषि आज से करीबन 4000 वर्ष पूर्व दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन क्षेत्रों में शुरू की गई थी जो चीनी सभ्यता से प्रभावित थे। इन अधिकांश समुद्री कृषि ताजे फल, ताजे जल में जीव तथा वनस्पति के उत्पादन करने से संबंधित है और इसमें जैसे शेलफिश हुई, फिन फिश हुई, ऑयस्टर हुआ, इनका पालन किया जाता है। अच्छा, विश्व के कुल समुद्री कृषि उत्पादन को 2/3 भाग फिनफिश तथा 1/3 भाग सेलफिश, वनस्पति एवं अन्य वस्तुओं का है। खारे जल में मिल्क फिश तथा फिनफिश का उत्पादन किया जाता है। समुद्री शैवाल विश्व के लगभग सभी समुद्रों में उगती हैं। अधिकांशतः समुद्री शैवाल शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में ही पाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें थी। अच्छा, महासागर एवं ऊर्जा संसाधन की हम बात करते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय ताप ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये तीनों की तीनों क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऊर्जा के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा की। चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति से ज्वारीय समुद्र का जल एक निश्चित अंतराल पर दिन में 2 बार ऊपर उठता है, तो इसे ज्वार कहते हैं। इससे जब नीचे उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। जल के इस उतार चढ़ाव से विद्युत उत्पादक पावर जेनरेटिंग सेट लगाकर ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। इसी तरीके से आपके सागरीय ताप ऊर्जा और तरंग ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है।
महासागर स्वच्छ जल एवं मीठे संसाधन के रूप में तो है ही, परंतु इनमें महासागरों में औषधियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि समुद्र में औषधि युक्त तत्वों का रोमन भूगोलवेत्ताओं को बहुत अधिक ज्ञान था और चीन में ईसा से 2700 वर्ष पूर्व समुद्री उत्पादनों का प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता था। इसके अलावा महासागर तापमान को भी प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ परिवहन तथा व्यापार के मुख्य स्रोतों के रूप में। इसलिए महासागरीय संसाधनों का प्रदूषण एवं संरक्षण पर हमें ध्यान देना होगा। धन्यवाद।